सुबह का राम राम सभी आदमी को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बक्सर का युद्ध। इससे पहले हमने प्लासी के युद्ध बता चुके हैं। हालांकि आधुनिक भारत के इतिहास में लगातार हम भारत में यूरोपियों का आगमन से वहां से एक एक वीडियो डाल रहे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो उस वीडियो को देख लीजिए और गारंटी है कि आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद जाकर प्लासी के युद्ध देख लीजिएगा। और आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है बक्सर का युद्ध। तो देखिए प्लासी के युद्ध का पृष्ठभूमि कैसे तैयार होता है और प्लासी में कैसे युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, इसमें आपको बहुत सब कुछ पता है। लेकिन ये जो युद्ध अंग्रेज जो जीतता है ना, तो अंग्रेज कहीं न कहीं अपने आप को अंदर से घुटन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आप ही बताइए, हमने क्या बताए थे, यह एक खुला युद्ध ना होकर के विश्वासघात युद्ध था। क्योंकि उस समय बंगाल के नवाब सिराजदौला रहते थे और उनका जो सलाहकार मीर जाफर रहते हैं वो उनके साथ विश्वासघात करते हैं और अंग्रेज से मिल जाता है। और यही कारण है प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को अपनी सत्ता गंवाना पड़ता है। तो खैर आज हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए बक्सर के युद्ध का पृष्ठभूमि कैसे शुरू होता है। तो बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो देखिए मीर जाफर तो यहाँ का बंगाल का नवाब बन जाता है। मीर जाफर तो बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव जो गवर्नर रहते हैं उस समय, तो लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पर आर्थिक शोषण इनके साथ ठीक ठाक से करना शुरू कर दिया। और यही कारण है मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गिदड़ या गधा भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन जब ज्यादा इनके साथ शोषण शुरू हो गया, आर्थिक शोषण, तो मीर जाफर ने इसका विरोध किया। और जैसे विरोध ज्यादा करना शुरू कर दिया कि मीर जाफर को हटा करके अगला जो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर कासिम को। मीर कासिम, देखिए जब मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव का विरोध करना शुरू कर दिया, यानी कि अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देता है, तो इनको नवाब से पद का हटा करके किसे बना दिया? बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम देखिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आ जाता है। मुंगेर अपनी राजधानी कहां से कहां लेकर चले जाते हैं? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और मुंगेर में ही इन्होंने बंदूक और गोली की फैक्ट्रियां शुरू कर देता है, फैक्ट्री स्थापित कर देता है। तो ये ध्यान में रखिए, मुंगेर में इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आ जाते हैं अपनी राजधानी और वहां पर बंदूक और गोली बारूद का फैक्ट्री शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक हम आपको क्लियर कर देते हैं। मीर कासिम को ऐसे नहीं बना देता है यहाँ पर अंग्रेज बंगाल का नवाब। यहाँ पर उस समय कार्यकारी अंग्रेज गवर्नर हॉलियल रहता है। हॉलियल, अब देखिए हॉलियल के साथ यहाँ पर इन्होंने एक समझौता किया। और समझौता में क्या किया देखो, यानी कि समझौता कौन करता है? मीर कासिम। और किसके साथ? हॉलियल के साथ। और इसमें इन्होंने कहा हम 3 क्षेत्र आपको देंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम ने कितने क्षेत्र दिया? 3 क्षेत्र दिया। एक तो था मिदनापुर, बर्धमान और तीसरा था चटगांव। ये 3 क्षेत्र का यानी कि जमींदारी किसे दे दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना था और सौंपना पड़ा। उसके बाद जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटा करके बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? मीर कासिम को नियुक्त किया। ये तो आप यहाँ पर स्पष्ट हो गया। उसके बाद देखिए मीर कासिम जैसे बंगाल का नवाब बनता है तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लेता है और मुंगेर में इन्होंने बंदूक गोली बारूद की फैक्ट्री शुरू कर देता है। लेकिन देखिए उसके बाद 1763 ईस्वी का मसला है। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने जो अंग्रेज आंतरिक टैक्स लगाए हुए थे उस आंतरिक टैक्स को इन्होंने खत्म कर दिया। और यही कारण है अंग्रेज इससे आक्रोशित हो गया और इनको बंगाल के नवाब के पद से हटा करके फिर से किसे नियुक्त कर दिया? मीर जाफर को बना देता है और इन्हें निष्कासित कर देता है। अब देखिए ये जो है बंगाल से निष्कासित होकर के अवध चले जाते हैं। कहां चले जाता है? अवध। अब देखिए अवध का उस समय जो शासक रहता है, अवध का शासक, देखिए अवध का शासक का नाम क्या था? शुजा-उद-दौला। देखिए
अब देखो अवध का शासक कौन रहता है? शुजा-उद-दौला। लेकिन अवध में अंग्रेज के डर से एक और मुगल शासक शरण लिए हुए थे, उसका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। तो देखिए शाह आलम द्वितीय यहाँ पर अंग्रेज के डर से यहाँ पर थे शाह आलम द्वितीय, तो ये भी था। और तीसरा आप ही बताइए कौन पहुंच रहा है अवध? मीर कासिम। तो तीसरा पहुंच जाता है मीर कासिम, मीर कासिम। अब देखिए ये तीनों मिलकर के षड्यंत्र रचता है, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, जो बक्सर युद्ध कहलाता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर के मैदान में युद्ध होता है और इसी युद्ध का नाम इतिहास में छप जाता है बक्सर का युद्ध। अब देखिए इन तीनों सेना के तरफ से यहाँ पर जो सेनापति रहता है उसका नाम था गुरगिन खां, गुरगिन खां। सेनापति का नाम क्या रहता है? गुरगी खां। जबकि अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन रहता है? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ये भी ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो। तो देखिए इन तीनों नवाबों के सम्मिलित रूप से सेनापति का दायित्व कौन निभाया? गुरगिन खां। जबकि अंग्रेज की तरफ से सेनापति कौन रहता है? हेक्टर मुनरो। कुशल नेतृत्व के कारण हेक्टर मुनरो ने इन तीनों नवाबों के सेनापति को पराजित कर दिया और अंग्रेज विजय हो जाता है। तो परिणाम में आप देखेंगे अंग्रेज जो है विजय हो जाता है। अब देखो इस युद्ध के दौरान मीर कासिम भाग जाता है दिल्ली को। मीर कासिम को ऐसा आभास होने लगा जब अंग्रेज हमको छोड़ेगा नहीं, इससे बढ़िया होगा जब अभी हम भाग निकलते हैं यहाँ से। अब देखिए अंग्रेज मीर कासिम कहाँ भाग जाता है? दिल्ली की ओर भाग जाता है, दिल्ली भाग गया और दिल्ली में ही उनका 1777 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। तो देखो मृत्यु मीर कासिम कब हो जाता है? 1777 ईस्वी में दिल्ली में। शेष जो दो बचता है यहाँ पर शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय को मन में खटकने लगा अब फिर हमसे भी नहीं होगा, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर देता है। तो सबसे पहले अंग्रेज के प्रति आत्मसमर्पण कौन करता है? शाह आलम द्वितीय। लेकिन कुछ दिन तक शुजा-उद-दौला अकेले युद्ध करते रहता है अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन बाद में आकर के ये भी आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के प्रति। तो आप देखिए युद्ध हो जाता है खत्म, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर एक संधि करता है, इसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो ये युद्ध बक्सर का युद्ध है। अगर आपको डाउट नहीं है तो इसको हम मिटा करके आगे लिख देते हैं इलाहाबाद की संधि। तो यहां पर देख लीजिए इलाहाबाद की संधि। तो देखिए अब देखिए इलाहाबाद की संधि, यहां पर इलाहाबाद की संधि देखिए 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है। अब देखिए युद्ध हुआ तीन सम्मिलित शासक के साथ, जिसमें एक शासक भाग गया था दिल्ली। कौन शासक? मीर कासिम, और उनका मृत्यु हो जाता है दिल्ली में 1777 ईस्वी में। शेष दो शासक बचता है। देखो शाह आलम द्वितीय सबसे पहले आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के साथ, इसलिए सबसे पहले संधि इनके साथ होता है। बाद में शुजा-उद-दौला करते हैं आत्मसमर्पण, तो बाद में इनके साथ इलाहाबाद की संधि होगा। तो इसलिए संधि हम दो चरण में यहाँ पर रखते हैं, चरण नंबर पहला और चरण नंबर दूसरा। अब देखिए चरण नंबर पहला जो होता है ये होता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है। और ये किस किस के बीच में होता है? तो ये हो गया आपका शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, लॉर्ड क्लाइव के बीच में। देखिए ये दूसरी बार गवर्नर बनकर आते हैं इलाहाबाद की संधि करने के लिए, ये भी याद रखना है आपको। तो लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होता है। अब इस संधि में प्रावधान क्या निकलता है? अब देखिए इस संधि के तहत इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत यानी कि 12 अगस्त 1765 वाला संधि के तहत यहाँ पर शाह आलम द्वितीय को दो क्षेत्र लेकर के शुजा-उद-दौला से दे देता है इनको, और दो क्षेत्र कौन रहता है? करा और इलाहाबाद। लेकिन यहाँ पर शाह आलम द्वितीय भी बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी सौंप देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि अंग्रेजों को। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी इनको 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के लिए यहाँ पर स्वीकार करता है। कहता है शाह आलम साहब आपको हम जो है 26 लाख रुपया पेंशन के तौर पर देंगे वार्षिक काम में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। दो बहुत इंपोर्टेंट होता है, एक तो शाह आलम द्वितीय को दो क्षेत्र मिल जाता है, एक तो करा क्षेत्र और दूसरा इलाहाबाद। आप देखो ये किससे ले लेता है? तो ये शुजा-उद-दौला यानी कि अवध के नवाब से लेकर इनको सौंप देता है। और दूसरा चीज यहाँ पर इनको 26 लाख रुपया
26 लाख रुपया कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वार्षिक पेंशन के तौर पर यहाँ पर देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये पहला चरण खत्म हो गया। इसमें किसके किसके साथ होता है संधि? तो शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। अब देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाता है चरण नंबर 2 में, यानी कि ठीक चौथा दिन बाद, यानी कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को दूसरा चरण होता है। और इस दूसरा चरण में देख लीजिए किसके साथ होता है। तो देखिए एक तो होगा सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब रहता है, और दूसरा फिर से वही लॉर्ड क्लाइव के बीच में। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा याद रखिएगा, जिस समय 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है उस समय बंगाल का नवाब कौन रहते हैं? तो देखिए मिर्जाफर मर जाते हैं, तो उसके बाद उनका पुत्र जो होता है नजमुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बनता है। क्योंकि नवाब का जो है हस्ताक्षर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा इलाहाबाद की संधि पर किस बंगाल नवाब का हस्ताक्षर हुआ है? आप कहेंगे बंगाल के नवाब, और उसका नाम क्या था? नजमुद्दौला। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए नजमुद्दौला के साथ जो संधि होता है, यहाँ पर क्या होता है? नजमुद्दौला का सभी क्षेत्र वापस कर देता है अंग्रेज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, बशर्ते 2 क्षेत्र को छोड़ करके। याद कीजिए 2 क्षेत्र कौन? करा और इलाहाबाद, क्योंकि ये इनका क्षेत्र था, इनसे लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे देता है। तो 2 क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्र वापस कर देता है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने। क्या फ्री में करेगा? फ्री में बिल्कुल नहीं करता है, बदले में 50 लाख रुपया लेता है। किससे लेता है? सुजाउद्दौला से। तो इनसे कितना लाख रुपया लिया? 50 लाख रुपया लिया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब देखो दूसरा जो संधि होता है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिए, अवध में अंग्रेज सेना तैनात करेंगे, और इस सेना का जो वेतन देगा वो अवध का नवाब देगा। वेतन कौन देगा? अवध का नवाब देगा। देखिए अवध के नवाब के पास जो भी पैसा था वो भी ले लिया बेचारा, जो भी खुद बचा था थोड़ा बहुत। अब वो देखो यहाँ पर जबरदस्ती बोल रहा है सेना तैनात करेंगे। अब ये बोलता है हमें कोई खतरा ही नहीं है, तो हमको सेना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं वेतन देने के लिए। लेकिन जबरदस्ती अंग्रेजों ने कहा नहीं, अब अवध में सेना तैनात होगा। वो भी सेना कौन? अंग्रेज का सेना, और उसका जो वेतन होगा वो अवध का नवाब देगा। अब ये बेचारा कहीं की ले रहा, इन्होंने कहा देखो 50 लाख रुपया ले ही लिया, बाद में जो भी बचा था वो भी आप वेतन के रूप में हमको देना पड़ेगा। तीसरा चीज यहाँ पर देख लीजिए, अंग्रेजों ने इनके साथ जो संधि करता है, कहता है अवध में निःशुल्क टैक्सलेस निःशुल्क व्यापार करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो अवध से बहुत सारे धन यहाँ से निष्कासित होना अब हो गया है जरूरी, क्योंकि यहाँ पर ये इसको पता चल गया है सुजाउद्दौला को। अब देखो अवध में ये लोग क्या करेंगे? व्यापार करेंगे और टैक्स देवे नहीं करेंगे। तो तीन यहाँ पर प्रबंध आप देख लेते हैं। इस दृष्टि से देख सकते हैं ये जो 16 अगस्त 1765 वाला संधि जो होता है सुजाउद्दौला के साथ, बहुत एकदम से निर्णायक संधि होता है, और यही कारण है सुजाउद्दौला बेचारा कुछ नहीं कर पाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया है बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि 2 चरण में होता है। अब ये देखिए नजमुद्दौला उस समय क्या रहता है? नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, नजमुद्दौला मिर्जाफर का पुत्र। अब नजमुद्दौला अल्पवयस्क रहते हैं, इनके पास तो शासक जरूर रहता है लेकिन उतना इनके पास क्षमता नहीं होता है। आप कह सकते हैं नजमुद्दौला के समय में बंगाल पर पूर्णतः अधिकार किसका हो जाता है? अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेज उस समय दोहरी शासन आखिर क्यों लागू किया? क्योंकि उनको पता था अगर डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ पर शासन करेंगे तो फिर जनता हमको अभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एक भारतीय यहाँ पर नजमुद्दौला को उन्होंने शासक बना दिया। बाद बाकी अंदरूनी जो था इन्होंने खुद ही अंग्रेज ने काम करना शुरू कर दिया। यही कारण है 1765 ईस्वी में बंगाल पे द्वैत शासन लागू कर देता है लॉर्ड क्लाइव, और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर देता है और बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण शुरू कर देता है। आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डाउट लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। इतिहास को ही हमें कम से चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं या किसी और विषय पर बनाए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनके पास अभी संसाधन नहीं है। और हम यकीन मानिए हम चाहते हैं जब आप लोग घर बैठे निःशुल्क में पूर्णतः सिलेबस A to Z पूरा निःशुल्क में हम करवाएं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहयोग चाहिए। इसलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।